हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं आप सभी छात्रों को। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और हिंदी के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखना, आपके सेंटअप एग्जाम में काम आएगा। अगर दोस्तों आप लोग सेंटअप एग्जाम अच्छे तरीके से दे देते हो तो आप समझ लीजिए आप अपना फाइनल एग्जाम भी अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। जब वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यह क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो कमेंट करके हमें बता देना कि क्वेश्चन हमें सब याद हो गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला दोस्तों क्वेश्चन है हिंदी का कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ज़रूर बता देंगे कि मदन किसका पुत्र था। तो याद रखना दोस्तों, मदन गिरधर लाल का पुत्र था, जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था, ठीक है। गिरधर लाल का बेटा मदन था, ठीक है। याद रखना आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। अगला दोस्तों का क्वेश्चन है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है। एक तो आप लोग समझ गए कि विष के दांत कहानी है, लेकिन कैसी कहानी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगर पूछ दे कि विष के दांत क्या है तो आप लोग बता देना कहानी है, ठीक है। और वो भी कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया गया उच्च वर्ग, बी में दिया गया निम्न वर्ग, और सी में दिया गया मध्य वर्ग, और डी में दिया गया निम्न मध्य वर्ग, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वो होना चाहिए दोस्तों, मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना मध्य वर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मध्य वर्ग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर यानी कि मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो याद रखना, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किस पर टिक लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम सी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। मैक्स मूलर किस पाठ के लेखक हैं, तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर, ठीक है। याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और कोई पूछे कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आप लोग बता देना यह कहानी नहीं है बल्कि यह भाषण है। क्या है, यह भाषण है। तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखने वाले हैं। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग सही जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में ही हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। आप लोग याद रखना, मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक है, ठीक है। और मैं भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है, ठीक है, भाषण के तौर पर दिया गया है पाठ को, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्मला कौन थी। तो याद रखना, निर्मला कथाकार की पत्नी थी। निर्मला कथाकार की पत्नी थी। और निर्मला यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये वर्णिका में से है, ठीक है। हिंदी वर्णिका का एक अलग बुक है जिसमें 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर कहानी है, और उसी कहानी में से एक है निर्मला कौन थी, तो निर्मला कथाकार की पत्नी थी। आप लोग याद रखना, ठीक है। आप लोग एक एक बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलोचक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलोचक, ठीक है। याद रखना आलोचक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है, ठीक है। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो एक और बात दोस्तों याद रखना, आपके क्वेश्चन में ही कितना का आंसर छुपा रहता है, कितना क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। जैसा कि आपसे अगर पूछा जाए कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, तो आप लोग इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हो कि परंपरा का मूल्यांकन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर भी बी ही होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात गौर कीजिएगा
कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। अगर आपसे बाय द वे अलग से क्वेश्चन पूछे कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की है, तो आप लोग बता देना निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन आगे जाकर पूछ दे कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे गौर से, तो आप लोग बता सकते हो कि निबंध होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दूसरा का आंसर छिपा रहता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य वह कैसा होता है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य वह कैसा होता है, तो आप लोग सही जवाब देना दोस्तों, अधम होता है। यानी कि अधम मतलब अधूरा, यानी कि अधूरा होता है। ठीक है, अधम मतलब अधूरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रेमगम किस युग के कवि थे। प्रेमगम किस युग के कवि थे, तो आप लोग याद रखना है, इसका सही जवाब देना भरतेंदु युग के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भरतेंदु युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमगम के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, हर भारतीय को पता होगा कि आजकल भारतीयता यानी कि नहीं नज़र आ रही है हमारे भारत में, यानी कि जो भी भारतीयता है वो हमारे देश में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आजकल के भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, ये आप भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को अंग्रेजी। ज़्यादातर भारत के लोग अब अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं पता है तो आप लोग अंग्रेजी सीखते हो, अंग्रेजी बोलना सीखते हो या फिर स्पोकन करने जाते हो, लेकिन आप लोग अंग्रेजी ज़रूर पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत के लोग आजकल ज़्यादा अंग्रेजी बोलना पसंद करने लगे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत माता किस कवि की रचना है। यह भारत माता के रचयिता कौन है, या भारत माता पाठ के रचयिता कौन है। यानी कि भारत माता पाठ के रचयिता कौन है, और भारत माता पाठ एक क्या है, कहानी नहीं है बल्कि कवि है। और यहाँ पर भी इसका भी एक आंसर छुपा गया है, यहाँ पर छुपा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो भारत माता पाठ के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है, तो छायावादी कवि है। आंसर याद रखना बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अनामिका किस काल की कवयित्री है। अनामिका किस काल की कवयित्री है, याद रखना आदिकाल के कवयित्री है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चौखट में बेटे का क्या नहीं अड़ता। चौखट में बेटे का क्या नहीं अड़ता, तो कौन नहीं अड़ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, बच्चा कहाँ आकर थक जाता है। बच्चा कहाँ आकर थक जाता है, ये तो हर छात्र बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। हर छात्र 18 का आंसर बता देगा। यहाँ पर आकर ई पर आकर अटक जाता है, ई पर आकर अटक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, तो इसका हम सही जवाब देंगे बी को, विफलता के आंसू। क्या है, विफलता के आंसू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना विफलता के आंसू। ठीक है, अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम को अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर दोस्तों कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है, तो हम इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रोत्तर काल के कवि है। ठीक है, रविंद्रोत्तर काल के कवि है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।